नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 8 यानी कि एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछली कक्षाओं में हमने इस प्रश्नावली को नहीं पढ़ा है। अगर आप आगे जाकर 11th और 12th में साइंस मैथ्स लेना चाहते हो तो ये प्रश्नावली बहुत काम की है, क्योंकि आगे जितना भी आप कुछ पढ़ोगे उसमें ये हर जगह आपको मिलेगा। मैं स्पेशली साइंस मैथ्स वालों की बातें कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बार बार ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी। इस प्रश्नावली को हम बिल्कुल बेसिक से और एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि कि आगे जाकर आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम की बात करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति है क्या और त्रिकोणमिति का परिचय, यानी परिचय से आप लोग समझते हो कि अगर हम किसी व्यक्ति का परिचय करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो वैसे ही मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताता हूँ। अगर मैं त्रिकोणमिति के नाम को देखता हूँ तो मुझे नाम से पता चलता है कि त्रि का मतलब होता है 3। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो त्रि का मतलब होता है 3। अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण का मतलब आपने त्रिभुज में कोण पढ़ा होगा, तो कोण का मतलब क्या होता है, कोण ही होता है। और अगर मैं मिति की बात करूं मैं तो मिति का मतलब होता है मापना, यानी किसी भी चीज को मापते हो आप तो आप लोग बोलते हो मिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, मिति का मतलब मापना होता है। वैसे ही अगर मैं इसके इंग्लिश में नाम की बात करूं तो इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिग्नोमेट्री। ट्राई से आप समझ सकते हो, ट्राई का मतलब 3 होता है, या फिर अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो 3 होता है। गोनो का मतलब यानी जो गोनो लिखा है इसका मतलब साइड होता है, यानी कि भुजा होता है। गोनो का मतलब भुजा होता है। अगर मैं मेट्री की बात करूं तो इसका मतलब होता है मापना, इसका मतलब होता है मापना। यानी कि इस नाम से और इस इंग्लिश वाले नाम से मतलब निकाला जाए तो 3 कोणों को मापना या 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 कोणों को मापना या 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि 3 कोण या फिर 3 भुजा किसी त्रिभुज में होगा, यानी जब हम त्रिभुज को पढ़ते हैं तो वहां पर हम समझते हैं कि 3 कोण या 3 भुजा एक त्रिभुज में होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम दूं तो आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, बहुत से त्रिभुज पढ़े होंगे। लेकिन हम स्पेशली त्रिकोणमिति की बात करें तो हमको समकोण त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। अगर हम स्पेशली त्रिकोणमिति की बात करें तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज लेना है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करूं मैं तो राइट एंगल, 3 कोण या 3 भुजा एक त्रिभुज के अंदर होगी, और वो त्रिभुज हमें कौन सा लेना? समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी अगर मैं बात करता हूं जैसे कि एक मैंने त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में एक बत्ती जलती है, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही हम समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में बत्ती जलती है, पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय को बताने से पहले मैं आपको इस समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग भली प्रकार से जानते हो कि जो पाइथागोरस प्रमेय होगी वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इंग्लिश वाला कोई भैया है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे कि आप पिछली क्लास या छोटी क्लास में आप 90 डिग्री का कोण देखते हैं, किसी को कर्ण मानते थे, किसी को लंब मानते थे, किसी को आधार मानते थे। लेकिन त्रिकोणमिति में आपको ऐसा नहीं करना है।
यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो 90 डिग्री होगा इसके सामने वाला हमेशा कण होगा, यानी कि जो 90 डिग्री वाला होगा इसके सामने वाला हमेशा कण होगा। जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इस ए कोण की बात करूं तो इस ए कोण के सामने वाला लंब होगा। अगर मैं सी कोण की बात करूं, अगर मैं सी कोण की बात करूं तो इसके सामने वाला लंब होगा और बचा कुचा आधार होगा। ये आप लोगों को एकदम दिमाग में बात बिठा देनी है कि जब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण होगा, जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा और जो बचा हुआ होगा उसको हम आधार कहेंगे। इंग्लिश की बात करूं मैं तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बचा हुआ बेस होगा। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो को देख रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हम जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे उसको लंब लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण होगा और बचा हुआ हमारा आधार होगा। इस बात को मैं लिख देता हूं, आपको भी अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखना है। अगर हम कण की बात करें या फिर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण होगा। अगर हम लंब की बात करें, अगर हम लंब की बात करें जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, अगर मैं सी के सापेक्ष बात कर रहा हूं तो यह लंब होगा, अगर मैं ए के सापेक्ष बात कर रहा हूं तो यह लंब होगा। जिस कोण के सापेक्ष मैं बोलचाल वाली भाषा में लिख रहा हूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे, जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे वह लंब का शेष जो होगा वो आधार होगा, क्योंकि आप जानते हो कि त्रिभुज में 3 भुजा होगी, एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कण होगा। 1 मिनट में आपको पूरा रिवाइज मारता हूं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना। अगर इंग्लिश में हम बात करें ट्राई का मतलब 3, गोलों का मतलब साइड, मेट्रिक का मतलब मापना। 3 कोण या 3 भुजा एक त्रिभुज के अंदर होती है और हमको हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आता है हमारे दिमाग में एक बत्ती जलती है कि हमको पाइथागोरस प्रमेय लेनी है। वो आप लोग भली प्रकार से जानते हो, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये प्रमेय आप लगाते हो उससे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कण हमारा कौन सा होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कण होगा, जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं उसके सामने वाला लंब होगा और बचा हुआ आधार होगा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया है। 90 डिग्री के सामने वाला कण होगा, जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वह लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो आप लोग भली प्रकार से जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर, अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, जिससे आप भली प्रकार से परिचित हो। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात करें तो अगर आप त्रिकोणमिति का मतलब जान चुके हो तो आप समझ गए हो कि हमको किस त्रिभुज के बारे में बात करनी है। वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ही हमेशा आपको त्रिकोणमिति अप्लाई करनी है। अगर त्रिकोणमिति में अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि त्रिकोणमिति का उपयोग जो करते हैं आप लोग या फिर जो इंजीनियर लोग या साइंटिस्ट लोग करते हैं, जैसे कि चांद से या फिर सूरज से आने वाली रोशनी की गणना हम त्रिकोणमिति की सहायता से करते हैं।
आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो त्रिकोणमिति की सहायता से होती है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े कैलकुलेशन सब त्रिकोणमिति की सहायता से होती है। और उसके लिए हम किस एंगल को यूज कर लेते हैं? समकोण त्रिभुज को। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि एक बहुत बड़ा कुतुब मीनार है और उसको आप नीचे से देख रहे हो। आपको बोला जाएगा कि एक बहुत बड़ा कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार की आपको हाइट बिना इंची टेप लिए आपको मापनी है। तब आप उसकी कैलकुलेशन इसकी सहायता से करते हो, त्रिकोणमिति की सहायता से। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो त्रिकोणमिति का उपयोग बता रहा हूँ। यानी कि अगर त्रिकोणमिति नहीं होती तो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, जो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है या फिर बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती है उनकी जो कैलकुलेशन है या फिर उनकी हाइट है वो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो त्रिकोणमिति का अपने आप में बहुत बड़ा उपयोग है, जो आप आगे जाकर 11th और 12th और आगे की बीएससी एमएससी करोगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। मैं आपको 10वीं के आधार पर इतना बता रहा हूँ जितना कि आपकी 10वीं की एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमको त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज काम में लेना है वो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल काम में लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और आधार क्या होगा, यानी कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग ये त्रिभुज देख रहे होंगे, अगर इन त्रिभुज का मैं रेशो लेता हूँ यानी कि इन त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है इनका अगर मैं रेशो लेता हूँ यानी कि अनुपात लेता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि अगर मैं ये लंब है इसका अनुपात मैं आधार के साथ ले सकता हूँ, इसका अनुपात मैं कर्ण के साथ ले सकता हूँ, यानी कि इस लंब के दो अनुपात आप निकाल सकते हो। जैसे ही इस कर्ण के आप दो अनुपात निकाल सकते हो वैसे ही आधार के साथ दो अनुपात इसके निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको आगे लिख के बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात अगर मैं लेता हूँ तो लंब का अनुपात मैंने आधार के साथ लिया है, लंब का अनुपात मैंने कर्ण के साथ लिया है, वैसे ही मैंने आधार का अनुपात लंब के साथ लिया है, आधार का अनुपात मैंने कर्ण के साथ लिया है, और फिर बची तीसरी भुजा यानी कर्ण का अनुपात लंब के साथ में लिया और कर्ण का अनुपात मैंने आधार के साथ में लिया है। इस प्रकार इस त्रिभुज की भुजाओं से मैंने अनुपात निकाले हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिए। यहाँ पर आप लोगों को 6 अनुपात दिख रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई और अनुपात बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मेरे हिसाब से या फिर इस त्रिभुज के हिसाब से या इस त्रिभुज की भुजाओं के हिसाब से 6 अनुपात बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए। इन्हीं अनुपातों को आप लोग क्या बोलोगे? त्रिकोणमिति अनुपात बोलोगे। और यहीं से आपकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक स्टार्ट होता है। देखो, जैसे कि मैंने इन भुजाओं का नाम लिखा है, यानी कि इन भुजाओं को मैंने अनुपात के रूप में लिखा, इनका नाम भी है, क्योंकि हम इतना बड़ा तो बोल नहीं सकते कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा ये, हम बार बार ऐसे नहीं बोल सकते। और इनका स्पेशली नाम भी है जो मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ। इसलिए हम इनको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा इस प्रकार से इनका नामकरण करेंगे और फिर हम वही बोलेंगे कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा किसका क्या नाम है। अगर मैं लंब बटा आधार की बात करूं तो इसको आप लोग बोलोगे टेन थीटा। थीटा का मतलब है कोई कोण होगा, यानी अगर मैं थीटा की बात करूं यानी थीटा का मतलब होता है कोई कोण होगा, और यहाँ पर कौन सा कोण है? सी कोण है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये क्या होगा? थीटा होगा। इस थीटा के सामने वाला लंब है, क्योंकि इस थीटा की हम बात करें तो जिस थीटा की हम बात करते हैं या फिर जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और हम कोण को बार बार नहीं बोलेंगे, जो कोण की बात होगी उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी थीटा से प्रदर्शित करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। लंब बटा कर्ण, इसको आप नाम दोगे साइन थीटा। आधार बटा लंब, इसको आप नाम दोगे कॉट थीटा। आधार बटा कर्ण, इसको आप नाम दोगे कॉस थीटा। कर्ण बटा लंब, इसको आप नाम दोगे कोसेक थीटा। और कर्ण बटा आधार, इसको आप नाम दोगे सेक थीटा। ये इनके नाम है। और इन्हीं साइन कॉस टेन कॉट या टेन साइन कॉस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं।
कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज था, इसकी भुजाओं का अनुपात लिया तो कुछ फॉर्मूले बने और यही फॉर्मूले हमारी प्रश्नावली 8.1 में काम आने वाले हैं। ये फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधा होगा, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, cot थीटा बराबर आधा बटा लंब होगा। इस टाइप से ये 6 के 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 के 6 फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा और इन्हीं फॉर्मूलों को आप लोग क्या बोलोगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलोगे। हालांकि जो यहाँ पर मैंने टर्म लिखी है, इन टर्म को मैंने आधा आधा लिखा है। अगर मैं इसे tan थीटा की बात करूं, इसको आप टेंजेंट बोलते हो। tan का जो पूरा नाम है वो टेंजेंट है। sin का जो पूरा नाम है वो sin ही है, sin है। हालांकि हम sin तीन शब्द ही ले रहे हैं, यानी कि 3 अंक ही ले रहे हैं एक तरीके से देखें तो। कोटेंजेंट, कॉट का नाम है कोटेंजेंट। कोसेक को कोसाइन बोलते हो आप लोग। कोसेक को यानी कि जो कॉस है उसको कोसाइन बोलते हो और कोसेक को कोसेकेंड बोलते हो और सेक को सेकंड बोलते हो। ये जो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं टेंजेंट, इसका मैंने TAN लिया है, ये SIN का मैंने SIN लिया है। इस टाइप से ये पूरे नाम है जो आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के काम आने वाले हैं। तो आप लोग इनको भी जरूर उतारें कि tan थीटा का यानी कि tan को आप टेंजेंट बोलोगे, sin को आप साइन बोलोगे, cot को कोटेंजेंट बोलोगे, cos को कोसाइन बोलोगे, कोसेक को कोसेकेंड बोलोगे और सेक को सेकंड बोलोगे। ये इनके पूरे नाम है और ये इनके शॉर्ट नाम है। हालांकि होता ऐसा है कि इतने बड़े नाम कैसे बोल रहे हैं, टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस टाइप से हमको याद करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा और ये आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इनको याद करने का बहुत अच्छा एक रामबाण तरीका है जो आप लोगों को बता रहा हूँ। बस शर्त ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सीक्वेंस को लिखा, आपको इस सीक्वेंस को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ेगा और फिर एक ट्रिक बताओ, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कर पाओगे। तो उस जो सीक्वेंस है उसको मैं एकदम लिख देता हूँ व्यवस्थित ढंग से और आपको जो ट्रिक है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने जो सीक्वेंस को लिख दिया है। सबसे पहले आप लोगों को ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। अगर ये सीक्वेंस याद होता है तभी जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की वो समझ आ पाएगी। सबसे पहले नंबर पर आपको sin थीटा याद करना है, दूसरे नंबर पर cos, तीसरे नंबर पर tan, फिर cot थीटा, फिर sec थीटा और फिर cosec थीटा। जो लंब है इसको हम बोलचाल वाली भाषा में L से दर्शाएंगे, आधार को हम A से दर्शाएंगे, कर्ण को हम K से दर्शाएंगे। तो पहले ये सीक्वेंस याद करोगे। जैसे ही आप लोगों को ये सीक्वेंस याद होता है उसके बाद आप लोगों को लंब को L से रिप्रेजेंट करना है, आधार को A से और कर्ण को K से। ध्यान रहे आपको बस खाली एक वर्ड याद रखना है, ला ल और ये कक्का, ये आपको याद रखना है। यानी कि LAL लाल और नीचे कक्का। आपको याद होगा sin थीटा, तो L को हमने लंब बोला था और K को हमने कर्ण बोला था। तो आपको देखोगे तो लंब बटा कर्ण ये आपको क्या होगा, sin थीटा। वैसे ही अगर आप देखो cos थीटा, तो A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, यानी कि आप देखोगे A/K, तो ये क्या होगा आपका cos थीटा होगा। वैसे अगर आप tan थीटा को देखोगे तो ये क्या होगा L/A, यानी कि लंब बटा आधार, तो ये आपका क्या होगा लंब बटा आधार। ऐसे आप लोगों को तीन याद होगा, sin cos tan यानी कि L/K लंब बटा कर्ण, A/K यानी कि आधा बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। अगर आप लोग ऐसे चलते हो तो sin cos और tan थीटा होगा। अगर आप ऐसे आते हो तो cot थीटा होगा, फिर sec थीटा होगा और फिर cosec थीटा होगा। देख सकते हो cot थीटा, बस ये है कि इसको आपको ऐसे उल्टा पढ़ना पड़ेगा। cot थीटा आधार अपॉन लंब। वैसे अगर sec थीटा की बात करो तो कर्ण अपॉन लंब, अगर cosec थीटा की बात करो तो कर्ण अपॉन लंब। ये आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे चलोगे तो sin cos tan थीटा होगा, अगर आप ऐसे आओगे तो cot sec cosec होगा। ये है आपके ट्रिक। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ला क कक्का लाल, आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ये 6 के 6 लंब बटा कर्ण sin थीटा,
आधा बटा कन cos थीटा, लंब बटा आधा tan थीटा, आधा बटा लंब cot थीटा, कन बटा आधा sec थीटा और कन बटा लंब cosec थीटा। तो आप लोग 3 याद करोगे तो बाकी के 3 ऐसे याद हो जाएंगे उल्टे, या फिर आप 6 के 6 याद कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एक ट्रिक और बताओ कि अगर आप sin थीटा को याद करते हो तो cosec थीटा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लंब बटा कन और ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि sin इसका cosec का उल्टा है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो cos sec थीटा का उल्टा है, आधा बटा कन करते हो और इसको उल्टा करते हो तो sec थीटा होगा। वैसे ये जो tan है ये किसका उल्टा है, cot थीटा का उल्टा है। अगर लंब बटा आधा करते हो और आधा बटा लंब करते हो तो cot होगा। ये जो 3 तरीके हैं, इस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, और ये फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद होंगे तभी आप लोग इसकी सहायता से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक बड़ी कुतुब मीनार है, उसकी जो ऊंचाई है वो आप कैसे समझ सकते हो, तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो। अभी इस पर 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे तब आपको मैं वो भी निकालना समझाऊंगा कि मान लो आपके सामने एक बहुत बड़ी कुतुब मीनार है और उस कुतुब मीनार की हाइट है या फिर ऊंचाई है, वो बिना इंची टेप आप कैसे मान निकाल सकते हो। तो आप इस पर जब 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को एक कागज पर लेकर समकोण त्रिभुज की सहायता से इन अनुपातों से कैसे निकाल सकते हैं वो आप आगे समझोगे। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, या फिर ये आप लोग 3 याद कर लो और 3 को उल्टा कर दो। शर्त ये है कि आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, sin cos tan cot sec cosec, तभी ये आप लगा पाओगे, वरना जैसे मैंने पहले इन अनुपात को लिखा था वैसे आप इनको नहीं लगा पाओगे। आज के लिए इतना काफी है, आगे और हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे और एकदम बेसिक से आपको डिटेल तक समझाया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके साथी उनको ये वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।